वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 171। श्रद्धा बोल ही रही थी जब उसकी नज़र विशेष पर गई, जो उसे ही देख रहा था। श्रद्धा विशेष के यूं देखने से शर्मा गई। वो वापस कमरे में जाने लगी, तभी विशेष ने पीछे से श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया। उसने खिंचकर श्रद्धा को दीवार से सटा दिया और श्रद्धा के बिल्कुल पास जाकर उसकी खुशबू अपने सांसों में बसाने लगा। श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद रखी थी। वही धीरे धीरे विशेष श्रद्धा के होठों के पास पहुंचा। बहुत ध्यान से विशेष श्रद्धा के होठों को देख रहा था। उसने श्रद्धा के होठों को अपने होठों से सटा दिया और धीरे धीरे श्रद्धा के होठों का टेस्ट लेने लगा। विशेष को काफी झुकना पड़ रहा था, इसलिए उसे परेशानी हो रही थी। इसलिए उसने श्रद्धा को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। श्रद्धा ने विशेष की शर्ट पकड़ी हुई थी। विशेष ने धीरे से श्रद्धा का हाथ हटाया और अपनी शर्ट को उतारकर श्रद्धा के ऊपर झुक गया। श्रद्धा विशेष की बॉडी को देख रही थी। कितनी मस्कुलर बॉडी थी। वो सपने भी नहीं सोच सकती थी कि उसे इतना अच्छा और हैंडसम पति मिलेगा। पर श्रद्धा को अभी भी कुछ कमी सी लग रही थी। उसने विशेष को देखा जो शुद्ध के होठों की ओर बढ़ रहा था। श्रद्धा ने विशेष के होठों पर अपने हाथ रख दिए। विशेष श्रद्धा को नासमझी में देख रहा था। तभी श्रद्धा बोली, आपने अभी तक मुझे आई लव यू नहीं कहा है, तो कैसे आप मुझे किस कर रहे हैं? विशेष श्रद्धा की बात पर कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से श्रद्धा का हाथ हटाकर श्रद्धा के कानों के पास आया और मधोशी भरे अंदाज में बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रद्धा, आई लव यू, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। विशेष की बात सुन श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने विशेष के पीठ को पकड़कर उसके गालों पर किसकर बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या मैं आपके एब्स को छू सकती हूँ? श्रद्धा लस्ट भरी निगाहों से विशेष को देख रही थी। विशेष मुस्कुरा दिया। उसने श्रद्धा के हाथों को पकड़कर अपने शरीर पर रख दिया और बोला, सब तुम्हारा ही है, पूछने की क्या जरूरत है? विशेष की बात पर श्रद्धा बोली, क्या बात है, आप अभी से बेशर्म हो गए। वैसे सच है, सब मेरा है, आप पूरे के पूरे मेरे हैं और आज के बाद आप किसी लड़की को नहीं देखेंगे। इतना बोल श्रद्धा विशेष को धक्का देकर दूसरी ओर गिरा दी। उसके बाद खुद विशेष के ऊपर चका विशेष को खींचकर उसके होठों को किस करने लगी। विशेष शर्ट लेस बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर श्रद्धा किसी गुलाब की तरह छाई हुई थी। विशेष ने श्रद्धा के कमर को पकड़ा और उसे खुद से और तेज सटा दिया, जिससे श्रद्धा के शरीर में हलचल मच गई। विशेष ने श्रद्धा को किस करते हुए उसकी नेक पर आ गया और धीरे से श्रद्धा की डोरी को उसके शोल्डर से खिसका दिया। विशेष ने जुनून में आकर श्रद्धा के नेक को काट लिया। श्रद्धा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, पर उसने अपने और विशेष पर ज्यादा ध्यान दिया। आज की रात उसे भी ज्यादा बेरहम होने वाली थी और वही हुआ। आज दोनों एक हो गए थे और आज विशेष वर्जन नहीं रहा था। उसे इस बात की काफी खुशी थी। अब वो उन कुंवारे लड़कों में शामिल नहीं था। श्रद्धा सोच चुकी थी, पर विशेष वो अभी भी जाग रहा था। इतने अंधेरे में भी वो श्रद्धा को देख रहा था, क्योंकि चांद की रोशनी दोनों पर थी। श्रद्धा के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने सफेद चादर ओढ़ रखा था। वो विशेष के बहुत करीब थी, या यूं कहे कि उसने विशेष को पकड़ रखा था। विशेष ने भी श्रद्धा को खुद की बाहों में समेटा रखा था। न जाने कब वो श्रद्धा को देखते देखते सो गया। सुबह आराध्य के कमरे में आराध्य सो रहा था।
जब उसकी नींद खुली तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सामने देखा तो वो वृंदा थी, नीली पतली साड़ी में, जिससे वृंदा का शरीर काफी आकर्षक लग रहा था। उस पे ब्लैक ब्लाउज जो पीछे से डीप था। वृंदा को यूं घूरता देख आराध्या हड़बड़ा गया। उसने बात टालते हुए कहा, अरे बेबी, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई और बहुत सुंदर लग रही हो। काफी फ्रेश, तो क्या तुम मुझे किस करोगी या मैं तुम्हें कर सकता हूँ? आराध्या के बोलने पर वृंदा आराध्या को घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपको मना किया था ना। आराध्या धीरे से बच्चों जैसे मुंह बनाकर बोला, कैसी पत्नी हो तुम, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वृंदा, तुम बहुत बदल गई हो। मैं क्यों जाऊं किसी और के कमरे में? हाँ तो ठीक है, हम ही आज आंचल दीदी के कमरे में चले जाएंगे। आप रहिए यहाँ। वृंदा जाने लगी तभी आराध्य जल्दी से खड़ा हुआ और वृद्धा को पकड़ लिया। वो वृंदा फुसलाते हुए बोला, सॉरी वृंदा, कब तक गुस्सा रहोगी? मैं नहीं सो पाता तुम्हारे बिना। कितना मुश्किल है, तुम्हें पता है। कल मैं ऋषि के साथ सो रहा था, तब मैं उसे तुम समझकर उसके साथ उल्टा करने जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। वृंदा को आराध्या की बात सुन हंसी आ रही थी, पर वो अपने आप को रोककर फिर बोली, ठीक है, आज से आप सोफे पर सोएंगे और खबरदार, एक हफ्ते तक आपने हमें हाथ भी लगाया तो क्या? पर क्यों? अगर तुम इस तरह मेरे सामने तैयार रहोगी तो कैसे मैं दूर रहूंगा? देखो वृंदा, कोई और सजा नहीं है क्या? पर प्लीज मुझे तुमसे दूर मत करो। मेरे लिए तुम किसी नशे की तरह हो जिसके बिना मुझे नहीं आती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। आराध्या वृंदा के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर वृंदा ने आराध्या की बात नहीं सुनी। बिल्कुल नहीं, आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने हमसे पूरा गार्डन साफ करवाया। तो क्यों हम आपको माफ करें? अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए। चलिए जल्दी। वृंदा वहां से नीचे चली गई। आराध्या परेशान था, वो कैसे वृंदा से दूर रह पाएगा। नीचे खाने के टेबल पर सभी बैठे हुए थे। ऋषि आराध्या को अभी भी देख रहा था। वो चिल्लाया तो सब उसे देखने लगे। ऋषि अनाउंस करते हुए बोला, सभी शादीशुदा लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी की भी पत्नी उसे कमरे से निकालती है तो वो मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं रहेगा। तुम सब में अश्लीलता भरी हुई है। पता नहीं सोते समय क्या क्या करते हो। उसकी बात सब अच्छे से समझ रहे थे। सब आराध्या को देख रहे थे। कहे तो सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आराध्या खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए फोन चलाने की एक्टिंग कर रहा था। सीधा आंख मारते हुए बोला, वैसे आराध्या, कल नींद कैसी आई? आराध्या ने अपना फोन आराम से टेबल पर रखा, फिर सिद्ध को देख उसे एक तपली मारकर बोला, साले, जब तू शादी करेगा तब तुझे पता चलेगा। जब बीवी कमरे से निकाल दे, वो भी तब जब तुझे उसकी लत लग जाए तब। सिद्ध अकड़ से बोला, ब्रो सिद्ध, मित्तल कभी झुकता नहीं। मेरी बीवी मेरे इशारों पर रहेगी। मैं उसे कमरे से निकाल सकता हूँ, पर वो नहीं, क्योंकि शादी से पहले वो कमरा मेरा है और आगे भी मेरा रहेगा। इसलिए बीवी को काबू में रखना आना चाहिए, जो तुम में से किसी को नहीं आता। अंश ने अपना फोन निकाला और वीडियो चालू कर सिद्ध के सामने किया। तन्मेश आगे बोला, चल भाई, अब तू फिर से वही बोल जो तूने अभी कहा। पक्का तेरी शादी के बाद हम तुझे वही सुनाएंगे। सिद्ध अपनी कॉलर उचकाकर फिर से वही शब्द दोहराया। उसकी बात पर वहां बैठे आराध्या, अंश, तन्मेश विशेष सब हंस रहे थे, जैसे वो आगे चलकर इसका काफी मजाक बनाने वाले हैं। ऋषि सिद्ध के पास आकर बोला, भाई अभी भी वक्त है, जो कहा है वापस ले लो, क्योंकि अगर आराध्या और रीत भाई अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आप किस खेत की मूली हो। सिद्ध उसे डांटते हुए बोला, तू चुप रह। वो बोल रहा था तब रिद्धि, सृष्टि, वृंदा, मधु वहां नाश्ता लेकर आए।
सारा नाश्ता देखने में ही काफी टेस्टी था। ऋषि ने सबसे पहले पनीर के पराठे ले लिया। सबने अपना अपना नाश्ता लिया, पर वहाँ आराध्य अकेला था, जिसे कुछ भी नहीं मिला। वृंदा ने उसके सामने सलाद रख बोली, लीजिए, इसमें करेला भी है। हमारी शादी से पहले आपको सलाद बहुत पसंद था ना? आज से आपको 1 हफ्ते तक यही खाना है। और आपकी वो कड़वी ब्लैक कॉफ़ी जिससे आप इतना कड़वा बोलते हैं, वो भी आ रही है। आराध्य बेचारगी से वृंदा को देख रहा था। ये सब वो शादी से पहले खाता था, पर अब उसे ये पसंद नहीं था। उसने बाकी लोगों को देखा जो उसे चिढ़ाने के लिए चटकारे लेकर खा रहे थे। आराध्य वृंदा को देख बोला, वृंदा प्लीज बस थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं आराध्य, तूने सुना नहीं, वृंदा बिल्कुल ठीक बोल रही है। तन्मेश बोला। आराध्य तन्मेश को आंखें दिखा दिया, फिर सृष्टि को देख बोला, सृष्टि इसे संभालो। सृष्टि तन्मेश को देख बोली, तुम अपना खाओ वरना तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। ये उनका मामला, तुम चुप रहो। सृष्टि की बात सुन तन्मेश शांत हो गया। आराध्य ने सलाद का एक बाइट खाया तो उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया, जबकि पहले यही चीज उसे पसंद थी, पर उसे अब ये कड़वा लग रहा है। उसने फिर एक बार वृंदा को देखा, पर वृंदा ने अपना मुंह फेर लिया। वही सीधा आदित्य ऋषि चटकारे लेकर खाते हुए तारीफ कर रहे थे। आदित्य बोला, आशु क्या मस्त पकोड़े हैं, और ये उपमा भी बहुत अच्छा है। वृंदा मुस्कुराते हुए आदित्य के पास गई और बोली, भाई आप और कुछ लेंगे? आदित्य बोला, हाँ मुझे थोड़ी खिचड़ी देना। वही आराध्य मन में बड़बड़ते हुए बोला, मेरी तो वृंदा को कुछ पड़ी नहीं है, ऊपर से ये मेरा साला। क्या करूं मैं दोनों भाई बहन का? 1 हफ्ते तक कैसे अपनी सजा पूरी करूंगा? घिरे घिरे सब ऑफिस के लिए निकल गए। वृंदा भी आज आंचल के साथ ऑफिस गई थी। एपिसोड 172। आंचल के ऑफिस में सब काम में लगे हुए थे। उन सभी को आंचल ने अच्छे से अच्छा सूट तैयार करने को कहा था, क्योंकि बहुत जल्द सिद्धा को अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के लिए यूएसए जाना था। इसलिए कुछ दिनों तक से सभी सिद्धा के लिए कपड़े तैयार कर रहे थे। वृंदा, आंचल और काया तीनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जब तीनों फ्री हुए तो वृंदा ने आंचल से कहा कि वो आराध्य के ऑफिस जाना चाहती है। आंचल भी ड्राइवर के साथ वृंदा को भेज दिया। अब सिर्फ आंचल और काया केबिन में थे। आंचल बोली, काया क्या मैं तुम्हें कुछ काम से बाहर भेजूं तो तुम जाओगी? आंचल की बात सुन काया ने कहा, बॉस आप पूछ क्यों रही है? आप जो काम दे मैं करूँगी। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे भाई के साथ 1 हफ्ते के यूएसए जाओगी। उसकी मैनेजर बनके और उनके कपड़े से जूते तक तुम डिज़ाइन करोगी। काया ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया। उसे बस अपनी बॉस का ऑर्डर फॉलो करना था। यहाँ आराध्य के ऑफिस में जब वृंदा आराध्य के ऑफिस पहुंची तब रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लिया। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वृंदा ने नम्रतापूर्वक कहा, जी हम आराध्य खुराना की पत्नी है, उनसे मिलने जाना चाहते हैं। वृंदा की बात सुन वहां पर आते जाते सभी लोग वृंदा को देखने लगे। कोई भी वृंदा को नहीं जानता था, क्योंकि आराध्य के केबिन में कोई नहीं जाता था। आराध्य तक कोई खबर भी तन्मेश या अंश पहुंचाते थे। वो सभी केवल आराध्य को आता जाता देखते थे। सॉरी पर आप अंदर नहीं जा सकती, सर अभी मीटिंग में है, आपको उनका वेट करना होगा। वृंदा ने बिना कोई बहस के मान गई। लेकिन जितने भी लोग थे वो वृंदा को देख रहे थे, कुछ तो बातें भी बना रहे थे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये लड़की काफी सुंदर है, पर आराध्य सर के लेवल की नहीं है। लुक इसने साड़ी पहनी है, सच में इतने बड़े हस्ती को इतनी ओल्ड फैशन लड़की पसंद होगी। वहाँ आते जाते सभी लोग बात बनाकर जा रहे थे। वृंदा को बुरा लगा पर उसे बस आराध्य से फर्क था।
बाकी उसने सबको इग्नोर किया। वृंदा चुपचाप वहां बैठी थी। उसे बैठे हुए 2 घंटे बीत गए। तभी उसने अंदर कुछ लोगों के साथ आराध्य को देखा जो फाइल डिस्कस कर रहे थे। वृंदा आराध्य को देख खड़ी हो गई। आराध्य वहां से जा ही रहा था जब उसके कानों में वृंदा की आवाज गई। सुनिए। वृंदा की आवाज सुन आराध्य रुक गया। उसने वृंदा की ओर देखा और जल्दी से वृंदा के पास गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे फोन करना था ना? और यहाँ क्यों बैठी थी? आराध्य के इतने सारे सवाल सुन वृंदा बोली, वो हम आपके लिए राइस पुलाव बनाकर लाया थे। सुबह आप अच्छे से खाना खाकर नहीं गए थे, पर यहाँ हमें कहा गया कि हम अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिल सकते हैं, तो हम यही आपका इंतजार कर रहे थे। आराध्य ने वृंदा को देखा। उसके बाद रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को आराध्य के देखने से वो लड़की डर गई थी। आराध्य उस लड़की के पास गया और उसे घूरते हुए बोला, मुझे लगता है अब तुम्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए। आराध्य की बात सुन वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। पर आराध्य अभी भी उसे घूर रहा था। उसे उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वृंदा ने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वृंदा को उस पर दया आ गई। वृंदा आराध्य को देख बोली, आप क्यों डांट रहे हैं? देखिए वो कितना डर गई है। चलिए चलते हैं, और आप चिंता मत करिए, आपके बॉस हमारे वश में है, हम आपको नहीं निकालने देंगे, आप अपना काम करो। वो लड़की वृंदा की बात सुन खुश थी। कितनी नर्म दिल है उनकी बॉस। उसने वृंदा को थैंक यू कहा। वृंदा आराध्य को बोली, चलिए। आराध्य वृंदा को लेकर अपने केबिन में आ गया। वृंदा ने आराध्य के केबिन को देखा। केबिन काफी बड़ा और शानदार था। आराध्य के टेबल के पीछे राधा आरुष की बड़ी सी फोटो थी और आराध्य के टेबल पर वृंदा की फोटो थी। आराध्य ने पीछे से वृंदा को हक कर लिया। वृंदा ने अपनी आंख में हल्का गुस्सा लेकर बोली, आप छोड़िए हमें, हमने कहा ना, आप हमें 1 हफ्ते तक हाथ भी नहीं लगाएंगे। आराध्य वृंदा को और कसकर पकड़कर बोला, सॉरी वृंदा, अब अगली बार नहीं होगा, प्लीज इस बार माफ कर दो। वृंदा झूठी नाराजगी लेकर बोली, हम माफ कर देंगे, पर अगली बार से आप हमें कोई सजा नहीं देंगे। आराध्य भी मान गया। चलिए फिर कुछ खा लीजिए। वृंदा ने आराध्य को खाना निकाला और दोनों ने खाना खाया। वृंदा शाम तक आराध्य के साथ उसके ऑफिस में ही थी। यहाँ रीत अभी तक मधु से नाराज था, इसलिए मधु रीत को मनाने के लिए चालाकी से उसी होटल में बुलाई थी जहाँ वो पहली बार इंटीमेट हुए थे। जब रीत वहां पहुंचा तो उसने अपनी बंदूक निकाली। उस कमरे में इतना अंधेरा था और रीत को पता चला तो वहां कुछ आतंकवादी घुस गए हैं और वो उसी कमरे में है। ये सारा प्लेन मधु ने वहां के स्टाफ के साथ मिलकर बनाया था। जब रीत उस कमरे में पहुंचा तब उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रीत ने बंदूक को निशाने पर लिया और खिसकते हुए स्विच के पास पहुंचा। उसने लाइट ऑन की, तभी उसके ऊपर फूलों की वर्षा हुई। रीत शोक में था। आजकल के आतंकवादी इस तरह से लड़ाई करते हैं, उसने कहा। तभी उसके कानों में मीठी सी आवाज गई, हाँ आजकल के आतंकवादी ये से ही है। रीत तुरंत इस आवाज को पहचान गया। उसके सामने मरून हल्की साड़ी में मधु खड़ी थी, जो किसी गुलाब की तरह लग रही थी। एपिसोड 173। मधु को देख उसके बाद रीत ने पूरे कमरे को देखा जो जो गुलाब में डूबा हुआ था। वो अभी कमरे को देख ही रहा था जब मधु उसके पास आकर बोली, कैसा लगा? अच्छा है ना, कोई कमी तो नहीं है? रीत अभी भी मधु से नाराज था, इसलिए वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, पर वो जा पाता उससे पहले ही मधु ने पीछे से रीत को हक कर लिया। रीत चुप था। मधु ने जब रीत को कुछ ना बोलते देख बोली, रीत क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो?
रीत ने कहा, मधु छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या लगता है इस तरह की बचकानी हरकत पर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बट सॉरी, मैं आराध्या नहीं हूँ और ना तुम वृंदा। मधु रीत के सामने आकर बोली, रीत मैं कोई बचकानी हरकत नहीं कर रही। तुम मेरे प्यार को कैसे गलत बोल सकते हो? मैंने जो कहा था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें सच में लगाता है तुम मुझसे प्यार करती हो? रीत ने गुस्से में कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम हर वक्त मुझे आजमाती हो। और किस प्यार की बात कर रही हो तुम? हमेशा मुझे तुमसे प्यार करने का सबूत देना पड़ता है, इसे तुम प्यार कहती हो? मधु को रीत की बात में अपने लिए कड़वाहट दिख रही थी। वो चुप थी, पर उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मधु रुआसी आवाज में बोली, रीत मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। और क्यों ना मैं तुम्हें आजमाऊं? तुमने एक रात मेरे साथ बिताकर मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर चले गए थे। हर वक्त मुझे नीचा दिखाया गया। वो तुम थे जिसने मुझे पैसों का भूखा कहा था। हमेशा तुम अपनी मनमानी करते हो। मुझसे जबरदस्ती शादी तुमने की, और मेरी एक गलती पर तुम तब से मुझसे गुस्सा हो। और तुमने तो इतनी गलती की, पर मैं फिर भी तुमसे प्यार की। और आज ये सब तुम्हारे लिए किया। अपनी कॉलेज भी स्किप कर यहाँ एक एक चीज सजाया, उसका क्या? अभी मैं तुम्हें आजमाती हूँ। मधु रोते हुए बोल रही थी, मुझे कभी इस तरह कोई नहीं डांटता, पर तुम हमेशा मुझे डांटते। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। ये बोलकर मधु बेड के पास जाकर सारे गुलाब को बिखरे दी। टेबल की मोमबत्ती को बुझाकर सब गिरा दी। रीत खड़ा होकर सब देख रहा था। उसे भी मधु पर गुस्सा आ रहा था, पर मधु ने सच ही कहा था। उसकी नज़र जब कमरे में गई तो मधु वहाँ नहीं थी। उसने देखा तो पूरे कमरे में मधु नहीं थी। रीत जल्दी से बाहर निकला तो वहाँ के स्टाफ उसे ही देख रहे थे। रीत सबको इग्नोर कर बाहर चला गया, तो उसने मधु को रोड के उस पार देखा। वो अपने धुन में ही चली जा रही थी। रीत भी वहाँ जल्दी से जाना चाहता था, पर गाड़ियाँ बहुत तेज थी, इसलिए वो काफी देर बाद तब तक मधु वहाँ से जा चुकी थी। रीत इधर उधर देख रहा था, पर मधु वहाँ नहीं थी। रीत मधु को हर जगह हर दुकान पर देख रहा था, पर मधु वहाँ नहीं थी। अब उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो इतनी भीड़ में मधु को कहाँ खोजे? वो बीज के पास गया, पर मधु वहाँ भी नहीं थी। अचानक रीत को याद आया, और वो वहाँ से जल्दी से मधु के घर की ओर निकल गया। ये वही घर है जहाँ मधु अपने दादाजी के साथ रहती थी। रीत जब वहाँ पहुँचा तो ऊपर मधु के कमरे से हल्की रोशनी थी। रीत जल्दी से ऊपर गया। दरवाजा खुला था, इसलिए रीत सीधा अंदर गया। वो जब मधु के कमरे में गया तो उसे मधु के सिसकियों की आवाज आ रही थी। रीत ने हल्की रोशनी में देखा कि मधु बेड के दूसरे किनारे जमीन पर बैठी अपने सिर को घुटनों में डालकर रो रही थी। रीत को बुरा लगा। वो धीरे से चलकर मधु के पास गया और नीचे बैठ गया। वो मधु को देख बोला, मधु सॉरी। रीत की आवाज सुन मधु ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसने रीत को देखा। वो गुस्से में खड़ी होने गई कि रीत ने खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अब मधु रीत की गोद में छटपटा रही थी उठने के लिए, पर रीत ने मधु को कसके पकड़ा हुआ था। छोड़ो, मुझे नहीं बात करना तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। पर रीत मधु को देख मुस्कुराकर मधु के गालों पर किस कर लिया, जिससे मधु रुक गई और रीत को देखने लगी। रीत प्यार से मधु के गालों को सहलाते हुए बोला, सॉरी मधु, पर क्या करूं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे भी ज्यादा गुस्सा करती हो तो कभी तुम पर गुस्सा नहीं करता। मैं जानता तुम्हें कभी डांट नहीं पड़ी, इसलिए तुम काफी जिद्दी और बिगड़ गई हो, पर मैं भूल गया था। अब माफ करो और तुम्हें जो सजा देनी है दे दो।
पर इस तरह बिना बताए कहीं मत जाना। मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें और छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। मधु की धमकी सुन रीत बोला, मैं तो कब से तुम्हारे प्यार में मर चुका हूँ। मधु प्लीज माफ कर दो, ये लास्ट टाइम था। मधु अपने आंसू पोंछ कर बोली, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें लेकर थोड़ा ओवर पॉसेसिव हो जाता हूँ। मधु इस बार चुप थी। उसे पता था कि रीत उसकी बहुत चिंता करता है। रीत ने मधु को कसके गले लगा लिया। मधु भी थक चुकी थी। रीत ने जब उसे गले लगाया तो उसे काफी सुकून मिला, इसलिए वो कुछ ही देर में रीत की गोद में सो गई। रीत ने जब मधु को लंबी सांस लेते हुए देखा तो वो समझ गया कि मधु सो चुकी हैं। इसलिए उसने मधु को उसके बेड पर सुला दिया और खुद भी सो गया। यहाँ पुणे के जंगलों में सभी कॉलेज के बच्चों ने कैंप बनाया था। सभी अपने अपने कैंप को अच्छे से सजाए हुए थे। जंगली जानवरों से बचने के लिए जगह जगह आग जलाई हुई थी और बीच में आग जलाकर सभी बैठे हुए थे। सिया और ऋषि के दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। टीचर्स थोड़ा दूर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऋषि और सिया एक दूसरे को बिल्कुल उस आग की तरह देख रहे थे। ऋषि को इसलिए गुस्सा आ रहा था कि सिया के बाजू में शिवम बैठा हुआ था और वो दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे। और सिया को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ऋषि को पसंद करती थी और वो अभी बाकी लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। सभी लोग हंसी मजाक गाना गा रहे थे तो कुछ डांस कर रहे थे। अचानक ऋषि को एक लड़की खींचकर बोली, ऋषि चलो डांस करते हैं। ऋषि का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो सिया को जलाने के लिए मान गया। दोनों एक दूसरे को पकड़े डांस कर रहे थे। यहाँ सिया दोनों को देख जल भून रही थी। ऋषि भी सिया को जलाने के लिए उस लड़की से चिपक चिपक कर डांस कर रहा था। सिया को जब देखा नहीं गया तो वो खड़ी होकर जाने लगी। वो जाती उससे पहले ही शिवम सिया का हाथ पकड़कर बोला, हे सिया तुम कहाँ जा रही हो, चलो डांस करते हैं। पर सिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मुझे नहीं करना डांस, मुझे नींद आ रही है। सिया वहां से चली गई। ऋषि भी सिया को ही देख रहा था। उसे काफी खुशी हुई कि सिया शिवम के साथ डांस करने से मना कर दी। जब सिया वहां से अपने कैंप में चली गई तब ऋषि भी उस लड़की को अलग कर बोला, मुझे नींद आ रही है। वो जल्दी से वहां से चला गया। ऋषि अपने कैंप में था। लगभग जब सब अपने कैंप में चले गए तब उसने सोचा कि एक बार जाकर सिया को देख आए। जब वो अपने कैंप से बाहर आया तब उसने सिया के कैंप में नजर डाली। वो घेरे से चलकर सिया के कैंप के पास आया और घेरे से चेन के अंदर झांका तो वहां सिया नहीं थी। ऋषि ने सिया को वहां ना देख परेशान हो गया। वो एक एक कर सबके कैंप में देखा तो उसे सिया कहीं नहीं मिली। अब ऋषि थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए वो चलते हुए या ये कहे कि सिया को खोजते हुए जंगल के भीतर जो झरना था वहां आ गया। ऋषि को थोड़ा डर लग रहा था, पर उसे सिया की चिंता सताए जा रही थी। वो उस झरने के पास आया। बस पानी के तेज बहाव और आसपास कीड़ों की आवाज थी, लेकिन उसे झरने के कुछ दूर पर ही एक भूसा का पहाड़ था, जैसे कोई जंगल के अंदर रहने वाले लोग उसे जमाए हैं। उसी पर सिया बैठी उस बहते हुए झरने को देख रही थी। ऋषि सिया को देख तुरंत सिया के पास गया। उसे सिया पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बोला, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि के चिल्लाने से सिया चौंक गई। उसने मुड़कर देखा तो ऋषि उसे घूर रहा था। सिया कुछ बोलती उससे पहले ऋषि बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? इस बार सिया को भी गुस्सा आ गया, पर उसने उसे घूरते हुए आराम से बोली, तुम अपने आप से काम रखो, समझे?
मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुम्हें क्या? निकलो यहाँ से। सिया की बात सुन ऋषि को गुस्सा आया। उसने सिया को देख उसे खींच लिया और बोला, मुझे मेरे सामने ज्यादा बोलने का हक सिर्फ मेरे भाइयों का है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है? मुझे बस मेरे भाई ही डांट सकते हैं। तो प्लीज मिस्टर ऋषि जाओ यहाँ से। ऋषि ने एक तंज भरी स्माइल दी और बोला, हाँ तुम हो तो उस घटिया इंसान की बहन जिसे दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लेना बहुत पसंद है। अपनी हद में रहो ऋषि। ये मामला मेरे भाई और तुम्हारी बहन का है, तो तुम इसमें ना बोलो तो अच्छा है। क्यों बुरा लगा? मैंने तुम्हें डंप किया क्योंकि तुम्हारा भाई एक नबर का मक्कार था, क्योंकि जैसा वो है और वही खून तुम्हारे अंदर भी है। ऋषि। अचानक एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। ये थप्पड़ सिया ने ऋषि को मारा था। वो गुस्से में ऋषि को देख रही थी। तुम क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आता। इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर तुम्हें लगता है कि जो मेरे भाई ने तुम्हारी बहन के साथ किया, तुम भी ले लो अपना बदला। ऋषि गुस्से में सिया को देख रहा था। उसने सिया की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। जो तुम्हारे भाई ने किया उसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी चाहिए। ऋषि ने सिया को होठों को किस करने लगा। वो उसके होठों को काट रहा था, पर सिया वैसी ही खड़ी थी। उसने ऋषि को करने दिया। अगर इससे ऋषि को अपनी बहन का बदला लेना है तो वो उसे नहीं रोकेगी। ऋषि ने काफी तेज सिया के होठों को काट लिया और उसके सारे कपड़ों को उतार दिया। वो सारी रात सिया को जख्म देता गया और सिया खामोश थी। उस वक्त कुछ नहीं बोली। दोनों थक कर वही भूसे पर सो गए। जब अगली सुबह ऋषि उठा तो उसे सिया कहीं नहीं दिखी। ऋषि सिया को ना देख काफी डर गया। वो जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहना और तुरंत अपने कैंप के पास गया। वह बस पहले से खड़ी थी। सब जा रहे थे। ऋषि बस के अंदर गया। उसकी नज़र खिड़की के पास बैठी सिया पर गई। उसका चेहरा शून्य था। वो बिल्कुल खामोश थी, जबकि बस में काफी शोर था। ऋषि भी सिया के सामने वाली सीट पर बैठ गया। वो सिया को देख रहा था, पर सिया ने एक बार भी उसे नहीं देखा और ना ही बस में होती शोरगुल में। ऋषि को काफी बुरा लग रहा था। वो कैसे ऐसा कर सकता है? नहीं, सब कुछ गलत है। एपिसोड 174। मधु के घर पर। जब मधु सोकर उठी तो अपने आसपास देखी। तभी कमरे में रीत उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आया। मधु ने रीत को देखा। रीत ने एप्रन पहना था, बाहें शोल्डर तक फोल्ड की हुई थी, जिससे रीत काफी आकर्षक लग रहा था। मधु बस रीत के चेहरे में खोई हुई थी। रीत मधु के पास आकर बेड पर नाश्ता रख बोला, गुड मॉर्निंग। मधु ने भी रिप्लाई दिया और बोली, रीत तुम्हें खाना बनाना आता है? रीत अपना पूरे गुरूर के साथ बोला, हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे मैंने ना सीखा हो। मैंने पापा को मम्मा की हेल्प करते हुए देखा है। हालांकि पापा को खाना बनाना नहीं आता था, पर फिर भी वो मम्मा के साथ कभी कभी उनकी हेल्प करते थे। मधु हमेशा नोटिस करती थी, जहाँ पर बात रीत के मम्मी पापा की हो वहाँ पर रीत हमेशा खुश होकर बोलता था। मधु ने रीत का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर बोली, रीत तुम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे ना? रीत ने सर हिलाकर हाँ कहा। मधु सोचते हुए बोली, मुझे भी मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, पर मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं 2 साल की थी तभी मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं भी उनके साथ थी, पर मुझे बस चोट आई थी। मुझे कुछ याद तो नहीं है, पर दादू कहते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। रीत मधु की उदासी समझ सकता था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा चलो अब कुछ खा लो, उसके बाद हम घर चलते हैं।
मधु और रीत ने नाश्ता किया और घर की ओर निकल गए। दूसरी ओर अंश वो सबसे ज्यादा परेशान था। उसे जो चीज नहीं पसंद वही चीज रिद्धि करती थी, जैसे टॉवल को बैग या सोफे पर फेंक देना, कपड़े निकालते समय पूरे अलमारी को बिखेर देना, रूम में चिप्स खाकर पाकट को कमरे में ही फेंक देना। अंश को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, पर रिद्धि यही सब करती थी। उसे नहीं पता था कि अंश को यह नहीं पसंद है। अंश हमेशा अपना कमरा साफ सुथरा रखता था, पर रिद्धि बिल्कुल उसके अपोजिट है। अंश सबसे पहले उठा और कमरा साफ किया। तभी रिद्धि बाथरूम से एक वाइट लॉन्ग फ्रॉक पहनकर आई और शीशे के सामने तैयार होने लगी। अंश पहले तो रिद्धि को देख रहा था, तभी उसके कानों में रिद्धि की आवाज आई, तुम आप मुझे घूरना बंद करो सीनियर। अंश अपने होश में आया और इधर उधर देखते हुए बोला, मैं बस देख रहा था कि कहीं और कचरा तो नहीं फैला है। रिद्धि ने कमरे को देखा तो पूरा कमरा साफ था। रिद्धि ने नोटिस किया कि वो जब भी कुछ सामान फैला देती तो वो साफ हो जाता, इसका मतलब कि ये सीनियर करते हैं। रिद्धि बोली, सीनियर आपको मेरा सामान फैलाना पसंद नहीं। रिद्धि ने ये काफी मासूमियत से कहा था। अंश जवाब दिया, मुझे तुम्हारे सामान फैलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम उसे साफ नहीं करती हो। ये कमरा तुम्हारा भी है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। रिद्धि को अफसोस हो रहा था। वो माफी मांगते हुए बोली, सीनियर सॉरी, वो आदत है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं अब से कमरा साफ कर दूंगी। अंश मुस्कुराया और बोला, तुम सॉरी मत कहो, पर जितनी जल्दी हो सके मुझे माफ कर मेरे साथ बेड पर सोना चालू करो, क्योंकि मेरे सारे भाई की सुहागरात हो गई और अब तक मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है। और मुझे सीनियर बोलना बंद करो, हम हस्बैंड वाइफ है, तो तुम मुझे कोई अच्छा नाम दो। अंश वहां से हल्की मुस्कान के साथ चला गया, पर रिद्धि मुंह खोले अंश को देख जा रही थी। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान और शर्म के भाव थे। यहाँ तन्मेश के कमरे में तन्मेश तैयार हो रहा था। वही सृष्टि पीछे दीवार से सट कर खड़ी थी। उसने पीला सफेद लहंगा पहना था। वो तन्मेश को तैयार होता देख रही थी। तन्मेश तैयार होते हुए शीशे में देख बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी जवान लड़के को देखते हुए? तन्मेश की बात सुन सृष्टि चलकर तन्मेश के पास आई। तन्मेश के सामने किसी रानी की तरह खड़ी होकर तन्मेश की टाई सही करते हुए बोली, किसी और की चीज देखने का शौक नहीं है मुझे, पर जो मेरा है उसे मैं हक देखती हूँ। लास्ट लाइन सृष्टि ने तन्मेश की टाई खींचकर बोली थी। तन्मेश ने तुरंत सृष्टि की कमर को पकड़कर दीवार से सटा दिया और सृष्टि के एकदम पास आकर बोला, हक अकेले तुम ही जताओगी, कुछ हक मेरे भी है। सबके सामने तुमसे शादी करके लाया हूँ। इतना तो हक है कि तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर मेरी खुशबू हो, पर तुमने दूर रहने को कहा है, वरना इस चेहरे का निखार और बढ़ जाता। तन्मेश अपनी उंगली से सृष्टि के गालों को सहलाता हुआ उसके गर्दन पर लाया। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद की थी, पर तन्मेश की हर छुअन उसके अंदर अरमान जगा रहे थे। उसने तन्मेश को धक्का दिया और बोली, मैं यहाँ रोमांस करने नहीं आई थी, तुम्हारा नाश्ता रेडी है, अब चलो। सृष्टि वहां से जल्दी से चली गई। तन्मेश सृष्टि के जाने के बाद एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, प्यार है, मेरे छूने भर से ही पिघल जाती हैं, पर अकड़ तो खानदानी है, इतनी जल्दी कैसे मानेगी। कुछ देर में सब नीचे थे। सब नीचे हंसी खुशी से नाश्ता कर रहे थे। दूसरी और बस में बस रात में मुंबई पहुंचने वाले थे। इस बीच सब सुबह का नाश्ता करने नीचे उतरे, पर सिया नहीं गई। वो बस एक जगह बैठी हुई थी। उसने पानी तक को हाथ नहीं लगाया था। ऋषि को सिया की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस वक्त सिया उसे जान से भी मार देती तो ऋषि हंसी खुशी मर जाता, पर उसने सिया की क्या हालत कर दी थी।
सब बस से नीचे उतरकर चले गए, पर सिया वहीं बैठी थी। एपिसोड 175। सिया के कुछ ना खाने से ऋषि भी कुछ नहीं खाया। रात तक दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। सिया के घर में सिया जब घर पहुंची तब रेयांश बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। सिया अपने भाई से कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो नॉर्मल हुई और रेयांश के पास जाकर बोली, भाई आप अभी तक जग रहे हैं? हाँ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो खाना खाते हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सिया अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली और वही दीवार से सटकर बैठकर रोने लगी। लेकिन वो कुछ सोचकर उठी और फ्रेश होकर नीचे गई। रेयांश बैठा ही उसका वेट कर रहा था। सिया भी आकर रेयांश के साथ बैठ गई। दोनों शांति से बैठे खाना खा रहे थे। ऐसा रोज ही होता था। रेयांश के घर में हमेशा शांति ही होती थी। सिया कुछ देर बाद घिरे से बोली, भाई अगर मैं कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? रेयांश खाते हुए बोला, मैंने कभी तुम्हें कुछ मना किया है क्या? भाई मैं लंदन जाकर वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। रेयांश खाते हुए रुक गया। उसका दिल धक रह गया। क्या अंचल की बात सच हो रही थी? उसने इतना बुरा किया था कि सब उसे छोड़कर जा रहे हैं। एक बार वो फिर अकेला हो जाएगा, जैसे वो हमेशा से था। सच ही तो कहा था, आंचल ने कोई नहीं बचेगा उसके लिए। वो तिल तिल मरेगा। सिया को वो रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी खुशी का ध्यान रखना ही उसकी जिम्मेदारी है। सिया ने रेयांश को पुकारा, तब जाकर रेयांश होश में आया। रेयांश ने सिया को देखा और बिना किसी सवाल के बोला, ठीक है, कब जाना चाहती हो तुम? कल ही जाना चाहती हूँ। रेयांश बोला, सिया कुछ प्रॉब्लम है क्या? अचानक मैं तुमने लंदन जाने की बात की। नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लेना। सिया, ठीक है भाई। कुछ देर में दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। रेयांश के कमरे में रेयांश बालकनी के काउच पर बैठा था। वो आसमान में देख रहा था। उसे खुद को पता नहीं था कि उसकी खुशी कहाँ है। वो कब तक इस तरह से रहेगा? वो क्यों इतना अकेला है? सब उसे छोड़कर जा रहे हैं। रेयांश ने अपना फ़ोन लिया और उसमें आंचल और अपनी फ़ोटो को देखने लगा और एक दर्द भरी मुस्कान लिए बोला, सच कहा था तुमने, मैं हमेशा अकेला ही रहूँगा। शायद मेरे हिस्से में कोई खुशी है ही नहीं। तुम्हें दर्द देकर लगा कि मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया, पर कभी वो सुकून नहीं मिला। क्या कभी तुम मुझे माफ़ करोगी? रेयांश ने अपनी आंखें बंद की और काउच से टेक लगा लिया। उसके आंखों से आंसू निकल गए। वो अपने मन में बोला, क्या मैं कभी अपने बच्चे और अंचल के साथ हंसी खुशी से रह पाऊंगा? जब से उसने आंचल के साथ धोखा किया था, तब से उसे चैन की नींद नहीं आई थी। वो एक गिल्ट में धंसा जा रहा था। यहाँ आराध्य के घर में सभी लोग बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। जब से सबकी बीवियां आई थी, तब से घर में चहल पहल बढ़ गई थी। पर आज एक चीज की कमी थी, वो ऋषि था। ऋषि जब से आया था, वो अपने कमरे में ही था। आराध्य और बाकी सबने उसे बुलाया भी, पर उसने बहाना कर दिया। आदित्य, आराध्य, रीत, अंश, तन्मेश, विशेष, सिद्धा, वृंदा, मधु, श्रद्धा, आंचल, सृष्टि सब गार्डन में बैठे थे, पर रिद्धि वहां नहीं थी। वो सभी बात कर रहे थे। जब मधु इधर उधर देखते हुए बोली, सब यहाँ है, पर रिद्धि कहीं नहीं दिख रही। मधु की बात सुन सब अंश को देखने लगे। अंश बोला, मुझे ये से मत देखो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तभी रिद्धि नौकर के साथ आते हुए बोली, अरे मैं यहाँ हूँ। सब रिद्धि को देखे तो रिद्धि नौकर के साथ कुछ लेकर आ रही थी। उसने नौकर की मदद से सबको छोटी छोटी मटकी दी और चम्मच वो मटकी मिट्टी की थी और ठंडी भी थी। सब ने वो मटकी ले ली,
पर सब रिद्धि को देख रहे थे। रिद्धि सबको देख बोली, वो मैंने सोचा कि ना इस गर्मी में सबके लिए आम पन्ना बनाऊं, तो इसलिए बना रही थी। खाकर बताए कैसा लगा। रिद्धि की बात सुन सबने एक एक चम्मच खाया और सबको बहुत पसंद आया, पर किसी को सबसे ज्यादा पसंद आया तो वो थी आंचल। उसने जल्दी से सब खा लिया और अपने आसपास देखने लगी। तभी उसने आराध्य के हाथ से एक मटकी जल्दी से ले ली। आराध्य आंचल को घूरते हुए बोला, आंचू ये क्या है? तूने अपने हिस्से की खा ली और मेरे हिस्से की भी ले ली। आंचल खाते हुए बोली, आराध्य तू वृंदा के साथ शेयर कर ले। देख मुझे खाने दे, इसके बाद मैं सिद्धा का भी ले लूंगी। उसकी बात सुन सिद्धा बोला, बस कर इस स्पीड में खाएगी तो पक्का तुझे मोटा हो जाना है। उसके बाद मुझे मत कहना कि मैं मोटी हो गई हूँ। तू उसकी चिंता मत कर, बस तेरी वो मटकी मुझे दे दे। बक मैं नहीं दूंगा। आंचल विशेष को देख बोली, विशेष तू दे दे। देख मुझसे उम्मीद मत रख, मैं नहीं देने वाला। आंचल चिढ़ते हुए बोली, कितने कमीने हो तुम लोग। अगर आज पापा और अंकल होते तो पक्का तुम लोगों को देनी पड़ती। भूल गए, तुम सबने कहा था हर चीज मुझे दोगे। आंचल की बात सुन सब जानते थे आंचल काफी डिमांडिंग है। वो जो मांगती हैं उसके सारे भाई कहीं से भी उसे लाकर देते हैं। आंचल की बात सुन रीत, तन्मेश, विशेष, सिद्धा, अंश सबने आंचल को अपनी मटकी दे दी और आंचल ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। उसने सब ले लिया। वृंदा ने थोड़ी सी खाए और थोड़ा सा आराध्य को दे दिया। मधु ने भी रीत के साथ शेयर किया। रिद्धि तो सोच रही थी क्या अंश उसका जूठा खाएगा, वो सोच ही रही थी। तब तक अंश ने रिद्धि से उसकी मटकी ले ली। श्रद्धा ने भी अपनी मटकी विशेष को दे दी। सृष्टि का बिल्कुल मन था, पर तन्मेश ने उसके हाथ से लेकर बोला, कभी कभी शेयर भी करना चाहिए। यहाँ सिद्धा सबका मुंह देख रहा था। आदित्य उसे देख बोला, ब्रो टेंशन मत ले, देख मेरी मटकी में से हम दोनों हाफ कर लेते हैं। सिद्धा सोचते हुए बोला, जब तक बीवी नहीं आती तब तक तुझसे ही काम चला लेता हूँ। एक साथ बैठकर खा रहे थे। दोनों किसी कपल की तरह लग रहे थे। सब उन दोनों को देख हंस रहे थे। सिद्धा चिढ़ते हुए बोला, बस यार तुम लोग कुछ भी उल्टा मत सोचो। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, बस दिख रहा है। अगर तुम दोनों चाहो तो शादी कर सकते हो। सिद्धा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा, जैसे उनके माइंड में कुछ गलत चल रहा हो। उसके बाद दोनों चिल्ला कर बोले, छी नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। सब उन दोनों को देख हंसने लगे। सिद्धा वहां से खड़ा होकर भाग गया। आदित्य भी वहां से भाग गया। घिरे घिरे सब अपने कमरे में चले गए। यहाँ जब आंचल अपने कमरे में आई तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज रेयांश काफी उदास है। आंचल इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि वो अभी भी रेयांश से प्यार करती है। उसे उसकी फिक्र है और कैसे वो रेयांश की तकलीफ को अपने अंदर महसूस कर रही थी। आंचल ने अपने पेट पर हाथ रखा, शायद ये बच्चा। आंचल अपने सभी जज्बात को रोककर बोली, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आंचल जाकर बेड पर लेट गई, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। काफी देर करवट लेने के बाद जब उससे नहीं रहा गया तब उसने अपना फोन लिया और रेयांश को कॉल कर दी। रेयांश अभी भी काउच पर अपनी आंखें बंद कर बैठा था। तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन लिया और नंबर देख उसे रहा नहीं गया तो उसने जल्दी से फोन उठा लिया। लेकिन सामने से आंचल की आवाज सुन उसे काफी बुरा लगा। दरअसल आंचल ने ये कहा था, हे बेबी मुझे क्यों लग रहा है तुम काफी अकेले और उदास हो। आंचल की बात सुन रेयांश को काफी बुरा लगा था। रेयांश ने एक मुस्कान से बोला, ओह तो मेरी बर्बादी के लिए तुमने कॉल किया। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें मेरे मरने की खबर भी मिलेगी।
रेयांश की बात सुन आंचल के अंदर एक दर्द हुआ। वो आगे बोली, रेयांश इस बीच मझधार में मुझे और अपने बच्चे को अकेला छोड़ दोगे? सच में तुमसे ज्यादा बुजदिल कोई नहीं है। अंचल ने ये अपने मन में कही थी। एपिसोड 176। रेयांश की बातों पर आंचल काफी खामोश थी, लेकिन उसने कुछ सोचकर एक तंज भरी मुस्कान देकर बोली, रेयांश तुम और तुम्हारे घर में सब मरने का ही सोचते हैं। रेयांश बोला, हालात ही ये से है। जब से तुमसे धोखा किया है, हर दिन मौत लगती हैं। रेयांश की बातों पर आंचल का दिल पिघल रहा था। रेयांश ने अपने आंसू पोंछे और बोला, आंचल मुझे नहीं पता मैं जी भी पाऊंगा या नहीं। मैंने सोचा था तुमसे हमारा बच्चा लेकर उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, पर अगर मैंने ऐसा किया तो इस बार मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम हमारे बच्चे का ध्यान रखना। मैं अपना केस वापस ले लूंगा। आंचल से अब रहा नहीं गया। उसका गला भारी हो गया था। वो बोली, रेयांश तुम क्यों ये से हो? पहले तुमने मुझे छोड़ा, अब इस बच्चे की भी परवाह नहीं है तुम्हें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम साथ रहे? आंचल ने कहा। रेयांश शोक में था। इसका मतलब आंचल अभी भी उससे प्यार करती थी। रेयांश बोला, आंचल तुम। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आंचल ने फोन काट दिया। रेयांश ने दोबारा फोन किया पर आंचल ने फोन नहीं उठाया। रेयांश को विश्वास हो गया था कि आंचल अभी भी उससे प्यार करती है। इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया कि वापस आंचल को अपना बनाना है। पर केस वो सोच ही रहा था, तब उसे आराध्य का ख्याल आया। सारे डिसीजन आराध्य ही लेता है। अब पहले उसे आराध्य से मिलकर उससे बात करनी थी। तो यहाँ एक हॉस्पिटल में एक आदमी बैठा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं, शेरा था। वो बहुत गुस्से में था। उसने अपने एक आदमी से कहा, कुछ भी करके उस आराध्य को वृंदा से दूर कर दो। वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पें। एक आदमी बोला, सर थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हम बस मौका देखकर उस आराध्य पर वार करेंगे। पर एक बात ये भी है कि रीत और विशेष वो दोनों को ये पता रहता है कि आराध्य कहाँ आता जाता है। कुछ भी करो पर बस एक हफ्ता है। तुम लोगों के पास उन दोनों को अलग करो। वो आदमी हाँ बोलकर बाहर से चला गया। इधर अंश के कमरे में रिद्धि आज भी सोफे पर सोई थी। पर यहाँ अंश के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। वो अपना काम खत्म कर सोफे पर देखा और सोफे की ओर बढ़ गया। रिद्धि ने अपनी आंखें बंद की थी, पर जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है तो उसने सोचा कि कोई उसके कमरे में घुस गया है, क्योंकि अंश तो स्टडी रूम में है। यही सोचकर रिद्धि ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपना एक पैर उठाकर अंश के मैन पार्ट पर वार किया और जल्दी से खड़ी हुई। वो एक बॉक्सर के पोजीशन में खड़ी थी। वही अंश जोर से चिल्लाया, आह! अंश की आवाज सुन रिद्धि ने देखा कि वे अंश था। वो हड़बड़ा कर अंश के पास गई और चिंता करते हुए बोली, सीनियर ये आप थे? मुझे लगा कोई चोर घुसा है। दिखाई कहाँ लगी आपको? लेकिन एक पल में रिद्धि को याद आया कि उसने अंश को कहाँ मारा था। वो बात बदलते हुए बोली, सॉरी सॉरी सीनियर। अंश अपने उस पार्ट को पकड़ के दर्द से बोला, बेवकूफ तुम्हारी अभी भी ये आदत गई नहीं। कभी देखकर मारा करो। सॉरी सीनियर, अगली बार मैं आपको मुक्का मारूंगी। रिद्धि क्या बोल रही थी उसे खुद को नहीं पता। वो अपनी बात ठीक करते हुए बोली, मेरा मतलब कि आप मेरे पति हैं और मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? चलिए उठिए, मैं आपको बेड पर ले चलती हूँ। रिद्धि ने सहारा देकर अंश को खड़ा किया और ले जाकर बेड पर बैठा दी। वो अंश के उस जगह देख रही थी जहां उसने उसे मारा था। अंश ने अभी भी वहां हाथ रखा था। अंश ने जब रिद्धि की नज़र अपने उस जगह देखी तो जल्दी से चादर को अपने ऊपर रख लिया और हकलाते हुए बोला, तुम क्या देख रही हो? रिद्धि अंश को देख कुछ सोचकर फिर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली,
वो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमारा बच्चा, अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा बच्चा कैसे आएगा? अंश रिद्धि की बात सुन उसका दिल कर रहा था कि जाकर अपना सर फोड़ ले। अंश चिढ़ते हुए बोला, रिद्धि एक काम करते हैं, मैं टेस्ट करता हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो समझना मैं नॉर्मल हूँ, अगर नहीं हुई तो तुम्हें कुछ और इंतजाम करना होगा। रिद्धि अंश की बात सुन हड़बड़ा गई और बोली, नहीं मैं बस मजाक कर रही थी, आप बैठिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। वो जाने लगी तब तक अंश ने रिद्धि को खींचकर अपने बगल में लेटा दिया और रिद्धि के हथेली को पकड़कर उसे तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्यों ना तुम छू कर देखो, सब ठीक है या नहीं? रिद्धि अंश की बात सुन उसका दिल उछल कर जैसे बाहर आ जाएगा। नहीं मैं, वो रिद्धि हकलाते हुए बोली, मैं वो क्या, इसमें कोई शर्म नहीं है। अंश रिद्धि के कान में घिरे से बोला, मैं भी तुम्हें छू सकता हूँ तो तुम भी मुझे छू सकती हो। रिद्धि ने अंश को धक्का दिया और बोली, अब आप ठीक है? अंश कराहते हुए बोला, अभी भी वहाँ दर्द है, एक बार तुम चेक करके देखो ना, क्या पता दर्द थोड़ा कम हो जाए। रिद्धि जिस बेड पर बैठी थी उसका मन कर रहा था कि उस बेड को खोदकर उसके अंदर चली जाए। अंश उसके रिएक्शन समझ गया और बोला, ये बेड हमारे लिए है, इसे खोदने की सोचना भी मत। रिद्धि अंश को असमंजस में देख रही थी। आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही थी? अंश रिद्धि को आंख मारकर बोला, मुझे सब पता है, पर तुम क्या सोच रही हो? रिद्धि अंश से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। वो खड़ी होती तब तक अंश ने फिर से रिद्धि को खींच लिया और बोला, अरे कहाँ चली? रात में मुझे दर्द हुआ तो मैं क्या करूँगा? एक काम करो, मेरे पास सो जाओ। रिद्धि ने ज्यादा बहस ना कर हाँ बोल दी, पर आपको मुझसे दूर होकर सोना होगा। अंश बोला, मैं कोशिश करूँगा। तभी उसने रिद्धि की एक शर्ट की बटन को खोल दी। रिद्धि अपने शर्ट को छुपाने लगी। अंश बोला, तुमने इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं जब तुमने अंदर इनर पहनी है? रिद्धि अंश को घूरते हुए बोली, आप कितने बेशर्म है, मुझे नहीं सोना यहाँ पर। हाँ जाओ जाओ, आखिर वैसे भी तुम्हें अब वो रिद्धि वाली बात कहा जो पहले हुआ करती थी। अंश ने बस चिंगारी लगाई थी। रिद्धि अंश की बात सुन तकिया सेट कर बेड पर ही लेट गई। अंश भी रिद्धि को देख बेड पर लेट गया। अंश ने अपनी आंखें बंद की और रिद्धि से पूरा सट गया और उसके कमर में हाथ डालकर रिद्धि की बैक पर किस करने लगा। एपिसोड 177। अगली सुबह सब नीचे खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रीत बोला, आराध्या मुझे लगता है अभी मौसम अच्छा है, तो क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। विशेष भी रीत का साथ देते हुए बोला, हाँ ये अच्छा आइडिया है, हम सब कहीं चलते हैं। हाँ पर जाएंगे कहाँ? अंश ने कहा, एक काम करते हैं, अपनी अपनी बीवियों से पूछते हैं। तन्मेश बोला। तभी सारी लड़कियां नाश्ता लेकर आई और टेबल पर सबके साथ बैठ गई। आराध्या वृंदा को देखते हुए बोला, वृंदा तुम्हें घूमने जाने में कौन सी जगह पसंद है? वृंदा आराध्या को देख बोली, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वृंदा, हम घूमने जाने वाले हैं। तो बताओ तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? विशेष बोला, हमें तो सब जगह पसंद है, पर वहाँ भीड़ ना हो। रिद्धि बोली, क्यों ना बीच पर चले? मधु बोली, और साथ में पहाड़ भी होने चाहिए। आराध्या विशेष को देख बोला, तुम थाईलैंड के लिए टिकट करवा दो, वो जगह बेस्ट है। सृष्टि खुश होते हुए बोली, थाईलैंड वाओ, वहाँ पर मैं गई थी, सच में सबसे अच्छी जगह है। तन्मेश अपनी भौएं ऊपर कर बोला, किसके साथ तुम गई थी? सृष्टि तन्मेश को देख बोली, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। अंश बात बदलते हुए बोला, तो ठीक है, कौन कौन चलेगा? सिद्ध मना करते हुए बोला,
मैं नहीं जा रहा, मुझे अमेरिका जाना है और मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। वहाँ जमीन का मैटर है। आदित्य बोला। ऋषि को कुछ न बोलते देख आराध्य बोला, ऋषि तू इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं भाई, मैं भी नहीं जा रहा, वो मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। आंचल बोली, मैं भी चलूंगी। ठीक है विशेष, तुम हम सब चल रहे हैं तो तुम बड़ी वाली प्लेन को तैयार कर दो। विशेष ने भी हाँ में सर हिला दिया। घिरे घिरे सब वहां से चले गए। आराध्य के ऑफिस में आराध्य बैठा अपना काम कर रहा था जब केबिन के डोर पर नॉक हुआ। आराध्य फाइल चेक करते हुए बोला, कमिंग। वहां से रेयांश अंदर आया। वो आकर आराध्य के सामने खड़ा हुआ। आराध्य ने एक नज़र रेयांश को देखा और शांति से बोला, बैठ जाओ। रेयांश आंचल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। रेयांश आराध्य से बिल्कुल सपाट लहजे में बोला, मैं आंचल को अभी भी पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मुझसे मिलाने में हेल्प करो। आराध्य बोला, ठीक है, कुछ दिनों में हम थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, तुम सामान पैक कर लेना। थाईलैंड से आने के बाद तुम दोनों की शादी मैं करवा दूंगा। रेयांश को लगा नहीं था कि आराध्य मान जाएगा। आराध्य जैसे उसकी बातों को समझ गया हो। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और ये बात अच्छे से जानता हूँ कि उसकी खुशी किसमें है और मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगी। बस वो थोड़ी जिद्दी है पर दिल की साफ है। रेयांश खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, मैं बस आंचल को अपने पास अपने साथ रखना चाहता हूँ, चलता हूँ। रेयांश वहाँ से चला गया। आराध्य रेयांश को जाते हुए देखा और बोला, आसान फरामोश कही का। वो फिर अपने काम में लग गया। यहाँ कॉलेज में जब ऋषि पहुँचा तब उसे पता चला कि सिया ने कॉलेज छोड़ दिया और लंदन चली गई। ऋषि को बहुत दुख हुआ। उसे पता था सिया ने ये उसकी वजह से किया है, इसलिए आज उसका मन कॉलेज में भी नहीं लगा, इसलिए वो घर आ गया। सिया प्लेन में बैठी थी। उसे ऋषि बहुत पीछे छूटते हुआ महसूस हुआ, पर ऋषि ने जो किया उसके बाद वो कभी ऋषि से मिलना नहीं चाहती थी। आज की ही फ्लाइट सिद्धा की भी थी। आंचल ने काया को सीधे एयरपोर्ट पहुंचने को कहा था। सिद्धा भी एयरपोर्ट पहुंच गया था, पर काया अभी तक नहीं पहुंची थी। सिद्धा को काफी गुस्सा आ रहा था। इस बीच उसने आंचल से 2 बार पूछा था। वो तीसरी बार फोन करने गया, तब पीछे से आवाज आई, हेलो सर। आवाज सुनकर सिद्धा पीछे मुड़ा तो उसके सामने गेहुआ रंग, लंबे बाल, बड़ी काली आंखें, सफेद टॉप, ब्लैक जीन्स में काया खड़ी थी। काया सिंपल थी, पर सिद्धा जिस इंडस्ट्री से ब्लॉग करता था वहाँ एक से एक खूबसूरत लड़की उसे मिली थी, इसलिए उसे काया कुछ खास नहीं लगी। सिद्धा काया को देख बोला, तुम्हें आंचल ने भेजा है? काया ने हाँ में सर हिला दिया। अपने सामने 10 सुपरस्टार सिद्धा को देखकर काया ही जानती थी वो कैसे खुद को संभाल रही थी, पर सिद्धा के फॉर्मल सवाल से काया ने भी फॉर्मल जवाब दिया। सिद्धा आगे थोड़ी कड़क आवाज में बोला, तुम्हें टाइम की कोई कद्र है या नहीं? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। सिद्धा आगे जाते हुए बोला, अब चलो। पर वो सामान उसे बॉडीगार्ड ले आएंगे। काया ने अपना सामान देखा और सिद्धा की ओर चल दी। दोनों प्लेन में जाकर बैठे। काया पहली बार बाहर जा रही थी। ऊपर से वो काफी एक्साइटेड थी। ऊपर से ये हाई क्लास डब्बा था, मतलब सारी सुविधा थी। काया बाहर से जितनी नॉर्मल दिख रही थी, अंदर से वो उतनी घबराई हुई थी। वही सिद्धा बिल्कुल काम था। वो आराम से बैठा फोन से जानकारी ले रहा था। काया सिद्धा से दूर बैठी हुई थी। काया ध्यान से सिद्धा को देख रही थी। काया अपने मन में आहे भरते हुए बोली, हाय कितना सुंदर है, काश ये सिर्फ मेरा होता, पर मेरी फूटी किस्मत। कहा वो और कहा मैं। कुछ देर में प्लेन ने उड़ान भरी। यहाँ घर पर रात के 8 बजे आराध्य और बाकी सब घर पर आए।
आराध्य जब अपने कमरे में गया तब वृंदा सो रही थी। उसे इतनी जल्दी सोता देख आराध्य वृंदा के पास गया और उसे छूकर देख बोला, बुखार तो नहीं है? वृंदा उठो, क्या तुमने खाना खाया? आराध्य की बात का कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि वृंदा बहुत नींद में थी। आराध्य ने वृंदा को फिर उठाया। तब वृंदा बोली, हम कल खा लेंगे, अभी हमें नींद आ रही है। पर आराध्य नहीं माना और बोला, उठो और खाना खाओ वरना मैं भी नहीं खाने वाला। वृंदा चिढ़ते हुए उठी। उसने आराध्य के सामने नींद में ही अपनी बाहें फैला दी। आराध्य वृंदा को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम ले गया और बाथटब के स्लेव पर बैठा दिया। आराध्य ने वृंदा के मुंह पर हल्का हल्का पानी लगाया और टॉवल से वृंदा को साफ किया। अब वृंदा की नींद पूरी जा चुकी थी। आराध्य ने अपने कपड़े बदले और वृंदा के साथ नीचे आ गया। यहाँ अमेरिका में सुबह का टाइम था, इसलिए काया और सिद्ध एयरपोर्ट से बाहर आए। काया देखते हुए बोली, कमाल है, हम सुबह इंडिया से निकले थे और अभी भी सुबह ही है। इसका मतलब रात हुई ही नहीं। काया को अपने आप से सवाल पूछता हुआ सिद्ध ने सुन लिया और बोला, इंडिया और यहाँ के टाइमिंग में बहुत अंतर है। एपिसोड 178। सिद्ध काया को बोला, तुमने पढ़ाई की भी या नहीं? तुम्हें इतना भी नहीं पता? काया मन में मुस्कुराते हुए बोली, अब इतना हैंडसम बंदा ऊपर से इंटेलिजेंट भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने पढ़ाई की है या नहीं? वो मन में ही मुस्कुराए जा रही थी। सिद्ध उसे पुकारते हुए बोला, वो हेलो कहाँ खो गई? काया होश में आते हुए हड़बड़ा कर बोली, सॉरी सर, वो मैं पहली बार किसी बाहर के देश आई थी, इसलिए भूल गई थी। अब चलो, कार वहाँ खड़ी है। काया सिद्ध के पीछे चल दी। जब दोनों कार के पास पहुंचे तब ड्राइवर ने गाड़ी खोली तो सिद्ध उसमें बैठ गया। काया ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठ गई। दोनों वहां से सिद्ध की घर की ओर चल पड़े। अमेरिका के शहर लॉस एंजेलिस, जहां हॉलीवुड के कई सितारे रहते थे। जैसे इंडिया का मुंबई था, वैसे ही लॉस एंजेलिस था। यहाँ बड़े से बड़े स्टार का घर था। काया पूरे शहर को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। कितना सुंदर है। वही सिद्ध आराम से अपनी आंखें बंद किए बैठा था। सिद्ध ने अपना पूरा बचपन यही बिताया था, जब तक उसके मम्मी डैडी यानी कि शीना और विवान यहाँ रहते थे। भले ही सिद्ध उनका सगा बेटा नहीं था, पर दोनों अपनी जान से भी ज्यादा सिद्ध से प्यार करते थे। सिद्ध जब भी यहाँ आता उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगती। ये देश उसके लिए अनजान नहीं था। यहीं पर उसने अपनी कॉलेज तक पढ़ाई भी की है। उसके करियर की शुरुआत ही हॉलीवुड से हुई थी, हालांकि कि उसके भाई इंडिया में ही पढ़े हैं। सिद्ध सोच ही रहा था, तब उसका घर आ गया। ड्राइवर बोला, सर घर आ गया। बॉडीगार्ड ने दरवाज़ा खोला। सिद्ध वहां से उतरा। काया भी सिद्ध के पीछे खड़ी थी। सिद्ध अपने घर को देख काफी खुश था। ये उसका पुराना घर है, पर सिद्ध कभी यहाँ नहीं रहना चाहता है। वो अपने भाइयों के साथ काफी खुश है। सिद्ध अंदर गया। काया भी सिद्ध के पीछे पीछे जाने लगी। काया जब अंदर गई तो उसका तो सर चकरा गया। इतना बड़ा हॉल, बाप रे! उसने बहुत धीरे से बोला था। घर में नौकर साफ सफाई कर रहे थे। काया अपने मन में बोली, इन्होंने ने अंग्रेजों को नौकर बनाया है। सिद्ध को देख सभी नौकर ने उसे ग्रिड किया। सिद्ध सीधा अपने लिफ्ट की ओर बढ़ गया, पर कुछ सोचकर रुका। उसने एक नौकर को देख बोला कि काया के लिए कमरा तैयार करे। ये बात सिद्ध ने इंग्लिश में बोली थी, पर काया को समझ आ गई थी। नौकर ने हाँ कहा। सिद्ध वहां से चला गया। नौकर काया को देख बोला, चलिए मैडम। काया भी मुस्कुराकर नौकर के साथ चल दी। काया अपने कमरे में गई। काया को अपना कमरा काफी पसंद आया। काया को ये से भी दिन रात का कुछ पता नहीं था। वो पहले जाकर बेड पर धम से गिर गई।
और बोली आज तो बहुत थक गए, एक काम करती हूँ, पहले सो जाती हूँ, उसके बाद सर के डिजाइनर कपड़े अच्छे से चेक कर लूंगी। काया 5 मिनट में ही सो गई, लेकिन जब तक वो उठी तब तक रात के 8 बज गए थे। टाइम देख वो जल्दी से फ्रेश होने चली गई। अब उसकी भूख बढ़ गई थी। वो कुछ खाने के चक्कर में नीचे आई। उसने देखा कि सिद्धा पहले से ही टेबल पर बैठा था। उसके सामने जो खाना रखा था, काया की नज़र उस पार गई। सब नॉनवेज और हरे पत्ते थे। सिद्धा काया को देख बोला तुम भी खाना खा लो। काया बहुत वियर्ड तरीके से मुस्कुरा कर बोली मुझे ज्यादा भूख नहीं है। फिर उसने नौकर को देख बोला क्या आप मुझे किचन दिखा सकते हैं। नौकर काया को किचन में ले गया। काया ने फ्रिज खोला तो वहाँ पैकेट में चिकन मटन अंडा और कुछ विदेशी सब्जियां थी। काया ने जल्दी से कुछ सब्जियां निकाली और एक नौकर से बोली नूडल्स है। नौकर ने उसे नूडल्स दे दिए। काया ने जल्दी से सब्जियां काटकर उबलते हुए पानी में डाल दी और उसके साथ कुछ सॉस और फिर नूडल्स डाल दिए और कुछ मिनट में नूडल्स तैयार हो गए। फ्रिज से काया ने कोल्ड ड्रिंक लिया और दोनों को लाकर टेबल पर रख दिया। सिद्धा भले ही अपना खाना खा रहा था, पर उसे कब से वो खुशबू सूंघ चुका था। काया ने सिद्धा को पूछा भी नहीं और अपना नूडल्स खाने लगी, क्योंकि सिद्धा के पास काफी सारा खाना था। सिद्धा की नज़र बार बार काया के नूडल्स पर जा रही थी। काया के खाने के तरीके से सिद्धा को भी नूडल्स खाने का मन कर रहा था, पर वो ऐसा करके खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दोनों अपना खाना खा ही रहे थे जब डोर बेल बजी। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। एक लड़की ब्लैक वन पीस में अंदर आई। उसने जो वन पीस पहन रखा था, काया ने जब देखा तो उसका नूडल्स उसके मुंह में ही रह गया। कितना रिवीलिंग है भगवान, इस लड़की को कोई बताओ। अरे माना कि जमाना मॉडल है, पर इसका मतलब नहीं कि फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लो। जरा देखो पूरी बैक खुली है, बस पिछवाड़ा ही हल्का ढका है। काया अपने मन में बोल रही थी। तब उसने सिद्धा के मुंह से उस लड़की की आवाज सुनी, ओलिविया। हे डिया। ओलिविया जल्दी से जाकर गले लग उसके गालों पर किस कर दी। यहाँ काया पूरी तिलमिला गई। इतने खुले कपड़े पहनकर कैसे वो चिपक सकती हैं। मैं क्या करूँ, हाँ अपने कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ? नो वे, मैं यही बैठकर अपना खाना खाऊंगी। ओलिविया सिद्धा की क्लासमेट थी। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। ओलिविया को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए दोनों ही इंग्लिश में बात कर रहे थे। काया वहाँ बैठी अपना नूडल्स खा रही थी। सिद्धा ओलिविया को अपने साथ बैठकर खाना खाने को बोला। ओलिविया भी मान गई। जब ओलिविया की नज़र काया पर गई तो उसने सिद्धा से पूछा, सीड ये कौन है? सिद्धा काया को ओलिविया से मिलवाते हुए बोला, ये काया है, मेरी मैनेजर। दोनों ने एक दूसरे को हाय कहा। सिद्धा और ओलिविया बात करने लगे। ओलिविया बोली, सीड कल आना, सारे फ्रेंड आ रहे हैं। सिद्धा भी मान गया। ओलिविया काया को देख बोली, तुम भी आना। काया ने मुस्कुरा दी। सिद्धा और ओलिविया काफी देर तक बैठे रहे। काया दोनों को छोड़कर अपने कमरे में चली गई और कुछ देर में सोचते हुए सो गई। यहाँ मुंबई में सुबह का वक्त था। आज उन लोगों को थाईलैंड के लिए निकलना था। सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। आराध्या ने सबको प्लेन में जाने को कहा था। वृंदा बोली, और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वृंदा, किसी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई आने वाला है। वृंदा इस बार बिना कोई ना नुकुर के अंदर चली गई। कुछ ही देर में आराध्या अंदर आया। उसके पीछे कोई और भी था। सब उस इंसान को देख थोड़ा गुस्से में थे। आराध्या के साथ रेयांश था। आराध्या सबसे बोला, रेयांश भी हमारे साथ चल रहा है। आंचल बस रेयांश में खोई हुई थी। उसे होश तब आया जब रेयांश आकर आंचल के बगल में बैठ गया।
उसने एक नज़र रेयांश को देखा और अपनी नज़रें खिड़की के पास कर ली। रेयांश आंचल को देख मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि बस कुछ दिन उसके बाद वो अंचल को मना लेगा। रीत और मधु इनका अलग ही चल रहा था। मधु को चिप्स खाने थे, पर रीत उसे नहीं खाने दे रहा था, इसलिए तब से वो नाराज हुई थी। इसलिए रीत ने मधु को एक पैकेट चिप्स दे दिया। कुछ ही घंटों में वो सभी थाईलैंड पहुंच गए। वो सभी थाई के साउथ वाले एरिया में गए, जहां उनके सिवा कोई ना हो। विशेष ने पहले ही रिजॉर्ट बुक किया था। जब वो सभी वहां पहुंचे तब आराध्य बोला, तुम सबको अपना अपना कमरा मिल गया है, और एक प्रॉब्लम है, वो हम सब कपल थे, इसलिए उसी हिसाब से कमरा बुक किया गया था। इसलिए रेयांश, तुम आंचल के साथ कमरा शेयर कर लेना। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रेयांश आंचल को देखते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंचल कुछ बोलने गई, तभी रेयांश आंचल को खींच कर ले जाते हुए बोला, चलो तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी हुई है। घिरे घिरे सब अपने कमरे में चले गए। यहाँ तन्मेश के कमरे में सृष्टि बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसे आवाज आई। उसने देखा कि तन्मेश दरवाजा बंद कर रहा है। तन्मेश सृष्टि के पास आया और बोला, सृष्टि थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम बीच पर जाएंगे। सृष्टि को भी तन्मेश की बात सही लगी। यहाँ आंचल के कमरे में आंचल रेयांश से छूटते हुए बोली, तुम पागल हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। रेयांश आंचल के करीब आकर बोला, देखो बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम अलग ही होंगे, तो क्यों ना इन कुछ दिन हम दोनों साथ में रहे। आंचल रेयांश की ये बात मान गई। रात के वक्त रिजॉर्ट के बाहर आराध्य, रीत, विशेष, तन्मेश, अंश, रेयांश, ये सभी लकड़ी के बने सुंदर ढाबा या बार भी कह सकते हैं, सभी बैठे विस्की पी रहे थे। सभी के हाथों में छोटी छोटी ग्लास थी। वैसे तो वे सभी कभी नशा नहीं करते थे, पर ये घूमने के समय वे सभी नशा कर लेते थे, पर कभी चढ़ती नहीं थी। विशेष देखते हुए बोला, अरे अभी तक ये सारी लड़कियां आई नहीं। लेकिन अंश मुंह खोले सामने देखते हुए बोला, अरे आज तो कयामत आई है। रीत अंश को मारते हुए बोला, तेरी शादी हो गई है, इस तरह पराई औरत को नहीं देखते। अंश रीत की मुंडी सामने करते हुए बोला, देख मैं किसे कयामत बोल रहा हूँ। अंश की बात पर सभी ने सामने देखा तो सबके मुंह खुले रह गए। सबसे पहले तो आराध्य, वो बोला, वृंदा ने क्या पहना है? तन्मेश बोला, और कितनी हॉट लग रही हैं। आराध्य तन्मेश को घूर कर बोला, तू मेरी बीवी पर कमेंट्री क्यों कर रहा है? तन्मेश बोला, तेरी बीवी के साथ मेरी बीवी भी है। हाँ तो ठीक है। सबको उस शौक से निकलते हुए टाइम लगा। वृंदा ने एक नारंगी रंग की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी। वो फ्रॉक इतनी पतली थी कि वृंदा ने जो स्टाइलिश ब्रा अंदर पहनी थी वो भी साफ साफ दिख रहे थे। सबने ही वैसे कपड़े पहने थे, पर कलर अलग अलग थे। पर आंचल ने अपनी प्रेगनेंसी की वजह से पूरे कपड़े पहने थे। विशेष बोला, मुझे लगता है मुझे चढ़ गई है। रीत, एक बार मुझे मार तो। रीत ने विशेष को ऐसा घुसा मारा कि वो सीधा कुर्सी से नीचे गिर गया। हाँ अब ठीक है, इसका मतलब ये सभी ने सचमुच वो कपड़े पहने हैं। एपिसोड 179। वृंदा और बाकी सबको वहाँ खड़े लोग देख रहे थे, जिसे देख लड़कों को गुस्सा आ रहा था। वृंदा, रिद्धि, मधु, सृष्टि, श्रद्धा, आंचल, वो सभी जाकर बीच पर समुद्र के पास बैठ गई। मधु ने सबके लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की थी। अंश खड़े होते हुए बोला, मैं चला रिद्धि के पास, मेरी अभी नई नई शादी हुई है। अंश वहां से चला गया। वो सीधा लड़कियों के पास गया और बोला, रिद्धि चलो डांस करते हैं, देखो कितना अच्छा गाना बज रहा है। रिद्धि ने सबकी ओर देखा तो मधु ने भी उसे इशारा किया। रिद्धि अंश के साथ डांस करने आ गई।
यहाँ पहले से ही काफी कपल डांस कर रहे थे। तन्मेश भी वहां से गायब हो गया। वो सीधा सृष्टि के पास पहुंचा और सृष्टि को लेकर डांस फ्लो की ओर चला गया। रीत, मधु, विशेष और श्रद्धा भी डांस के लिए चले गए। रेयांश ने हिम्मत की ओर आंचल के पास गया। आंचल उसे देख रही थी। रेयांश अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आंचल चलो डांस करते हैं। आंचल ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया और दोनों वहां से चले गए। अब बस वहां पर वृंदा बैठी थी। वो वहां पर सभी लोगों को नाचते हुए देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसने देखा तो ये आराध्य था। आप कब आए? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ था। वृंदा मुस्कुरा दी। आराध्य बोला, तुम्हें डांस नहीं करना। वृंदा मुंह बिचका कर बोली, हमें ये वाला डांस नहीं आता। आराध्य वृंदा का हाथ पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वृंदा खड़ी हुई। आराध्य उसे समुद्र की ओर ले जाने लगा। पर सब तो वहाँ डांस कर रहे हैं। आराध्य बोला, हम पानी और रेत पर करेंगे। दोनों पानी और रेत पर खड़े थे। आराध्य ने वृंदा के हाथों को अपने कंधे पर रखा और अपना एक हाथ वृंदा के कमर पर रख दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसने हल्के से वृंदा को अपने पास खींचा। वृंदा ने अपना पैर आराध्य के पैरों पर रख दिया। आराध्य वृंदा को देख बोला, मेरी आंखों में देखना। वृंदा थोड़ी नर्वस थी, पर उसने सर हाँ में हिला दिया। दोनों गाने के धुन पर हल्का हल्का हिलने लगे। यहाँ उन दोनों के कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, पर लाइट की रोशनी उन पर थी। आराध्य ने वृंदा को एक हाथ से घुमाकर दूर किया और घेर उसे पास खींच लिया। आराध्य ने वृंदा को आगे किया और वृंदा के और अपने हाथों को अपोजिट में फोल्ड किया और उसे वृंदा के कमर पर टिका दिया। दोनों एक दूसरे के करीब थे। वृंदा की बैक आराध्य के सीने से सटी हुई थी। आराध्य ने अपने होठ वृंदा के नेक पर रख दिया। तीखी सी सांस वृंदा ने ली और अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्य ने झटके से वृंदा को अपने सामने किया और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आराध्य ने वृंदा की एक उंगली पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाने लगा और अपने पास लाकर वृंदा को उठा लिया और घिरे घिरे नीचे उतारने लगा। नीचे लाते हुए आराध्य के होठ वृंदा के सीने से होते हुए उसके गले, फिर उसके होठ और उसके सिर को छू रहे थे। जब दोनों रुके तो उन्हें तालियों की गूंज सुनाई दी। अब जाकर दोनों को होश आया। दोनों ने जब देखा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। वृंदा इतने सारे लोगों को देख शर्मा गई। वो जल्दी से आराध्य के सीने में छुप गई। उनमें से एक लड़का बोला, हे ब्रो किस हिम। इसे सुन सब जोर जोर चिल्लाने लगे, किस किस। वृंदा ने छुपके से सभी को देखा। आराध्य ने वृंदा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और सबके सामने वृंदा को किस कर लिया, जिसे देख सब हूटिंग करने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, ब्रो योर गर्लफ्रेंड सो ब्यूटीफुल। आराध्य वृंदा को देखा और बोला, सीज माय वाइफ। वहाँ खड़े सब उनके लिए तालियां बजा रहे थे। कितने ही लड़कों को वृंदा पसंद आ गई थी। वृंदा की इनोसेंस उसके चेहरे पर नजर आती थी। जिस तरह वो शर्मा कर आराध्य के पीछे छुपी थी, वहाँ खड़े कितनी ही लड़के उसकी अदा पर घायल थे। उनकी नज़र बस वृंदा के ऊपर थी। वो शर्म की वजह से किसी को देख भी नहीं रही थी। उनमें से किसी की बात वृंदा को समझ नहीं आ रही थी, पर आराध्य को सब समझ आ रहा था। इस बात की वो भी कभी झुठला नहीं पाया कि वो भी वृंदा के इसी बिहेवियर पर मरता है। वो गुस्सा नहीं था लोगों की बात सुनकर, क्योंकि वो सभी वृंदा की तारीफ कर रहे थे, ना कि गलत कमेंट्री कर रहे थे। एक वेटर भागकर एक नारियल पानी को अच्छे से सजाकर लाकर आराध्य को दिया और उसमें 2 स्ट्रॉ थी। सर, ये आपके और आपकी वाइफ के लिए। आराध्य ने वो नारियल पानी ले लिया। आराध्य जानता था जब तक सब वृंदा के पास से चले नहीं जाते, तब तक वो उसके पीछे ही छुपी रहेगी। आराध्य ने सबको देख बोला,
गेज एंजॉय। धीरे धीरे सब वहां से सब जाने लगे। सबके जाने के बाद आराध्य बोला वृंदा सब चले गए। वृंदा ने घेरे से अपना सिर निकालकर बाहर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। वृंदा आराध्य के पीछे से उसके सामने आई और अपने मुके से आराध्य के सीने पर बरसात कर दी और बोल रही थी, आपने सबके सामने हमें किस क्यों किया? कितना अजीब था। सब हमें देख रहे थे। क्या सोच रहे होंगे, कितनी बेशर्म है हम अंश तन्मेश विशेष रेयांश रीत भाई से कैसे नजरें मिलाएंगे? आराध्य ने वृंदा का एक हाथ पकड़ा और बोला वृंदा तुम पत्नी हो मेरी, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं। अगर यहाँ भी मुझे तुम्हारे पास आने के लिए सोचना पड़े तो हम घर पर ही रहते। आराध्य नारियल पानी आगे करते हुए बोला, लो इसे पिलो। वृंदा ने नारियल पानी ले लिया। दोनों बीच के किनारे चल रहे थे। आराध्य वृंदा को देख बोला, वैसे आज तुमने ये कपड़े कैसे पहने? वो आंचल दीदी ने सबके लिए ये कपड़े लाया थे, इसलिए हमने पहन लिया। आपको अच्छा नहीं लगा? आराध्य ने वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया और बोला बहुत अच्छा लगा। यहाँ आंचल थक गई थी, वो अपने कमरे में गई। उसके पीछे रेयांश भी गया। आंचल बेड पर बैठते हुए एक तकिया ली और एक चादर उसे रेयांश को देते हुए बोली, तुम नीचे जमीन पर सो जाओ। मैं बेड पर क्यों नहीं सो सकता? रेयांश अपने हाथ को बांधकर खड़ा ये सवाल पूछा। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। मुझे और बेबी को ज्यादा जगह चाहिए और रात में तुमने लात वात चलाया तो। रेयांश आंचल को देखते हुए नीचे बिस्तर लगाकर लेट गया। आंचल भी लेटकर दूसरी ओर मुस्कुरा रही थी। यहाँ रेयांश शिकायत करते हुए बोला, आंची मुझे सच में नींद नहीं रही। आंचल ने अपनी आंखें बंद कर ली। रेयांश ने घेरे से उठकर आंचल को देखा। तभी आंचल ने अपनी आंखें खोल दी। रेयांश डर कर नीचे गिर गया। आंचल रेयांश को डांटते हुए बोली, रेयांश चुपचाप सो जाओ, वरना मैं तुम्हें कमरे से निकाल दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं सो रहा हूँ। रेयांश अपनी जगह पर सो गया। आंचल भी मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में दोनों सो गए। एपिसोड 180। सुबह का समय इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, जहाँ 3 पवित्र नदी का संगम होता है। उत्तर प्रदेश की खास बात यह है कि यहाँ के लोग भगवान की पूजा करना नहीं भूलते। प्रयागराज में ही हनुमान का बहुत बड़ा मंदिर है और प्रयागराज में ही रहती हैं कांची, एक सभ्य परिवार की बेटी, जिसके परिवार में उसकी बड़ी माँ कांची की माँ, उसकी चाची कांची के बड़े पापा और चाचा। कांची की बड़ी माँ के एक बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है, उसका नाम धवल है। कांची की माँ के 2 बच्चे हैं, कांची और कमल। कमल बड़ा है, कांची छोटी है। कांची के चाची के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दोनों अभी 19 साल के हैं, जबकि कांची 23 साल की है। और परिवार वाले अपनी तरह सभ्य परिवार कांची के लिए रिश्ता खोज रहे हैं। कांची के दादा दादी भी है। कुल मिलाकर कांची एक जॉइंट परिवार से थी। घर में दादाजी और दादी जी की ही चलती थी। वो पुराने ख्यालात के थे और सभी बच्चों को अपने तरीके से ही रखते थे। कमल की शादी हो चुकी थी, इसलिए अब कांची की बारी थी। धवल का एक छोटी सी बेटी भी थी। कांची के लिए लड़का पूरा परिवार देख रहा था, पर कोई कांची से नहीं पूछता कि वो कैसा लड़का चाहती है। कभी कांची ने भी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसके भाइयों ने भी अरेंज मैरिज की थी, इसलिए वो बस अपनी पढ़ाई पूरी कर घर में बैठी थी। जॉब करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि कांची के घर में बाहर के काम सिर्फ मर्द कर सकते थे। कांची के बड़े पापा रिटायर आर्मी वाले थे, जिनकी समाज में बहुत इज्जत थी, इसलिए सभी बच्चे एक डिसिप्लिन में बड़े हुए थे। आप सोच रहे होंगे ना कांची कहाँ मिलेगी? वही सुबह अपने घर में। तो चलो, एक लंबी और चौड़ी गली,
5 मकान छोड़कर छठे नंबर के मकान पर बड़े अक्षर में लिखा था शर्मा भवन। लोहे का दरवाजा जो सोने के दिख रहा था। अंदर जाते ही राइट में जूते चप्पल रखने की सलीके से जगह। थोड़ा आगे जाकर एक बड़ा सा आंगन। आंगन के बीच तुलसी एक राइट में थोड़ी ही दूरी पर नल था। घर में आते ही लोग अपने हाथ पैर साफ कर फिर अंदर जाते थे। तुलसी के लेफ्ट में लकड़ी का सोफा। उस पार थोड़े मोटे गद्दे थे जिस पर एक 68 साल की बूढ़ी सी अम्मा हाथ में रुद्राक्ष लिए राम का नाम जप रही थी। नल के थोड़ा आगे एक सुंदर सी दीवार थी। उस पर अच्छे से कारीगरी की गई थी जिस पर लताओं ने घर बनाया था। दीवार के आगे से सीढ़ियां थीं जो ऊपर की ओर जाती थीं। नीचे आते हैं। तुलसी पर 3 महिला जिनकी उम्र 48 से 55 के बीच थी। वो तीनों साथ में तुलसी की पूजा कर रही थी। ये कांची की बड़ी माँ और चाची थी। सीढ़ियों से एक लड़का अपनी शर्ट की बटन लगाते हुए नीचे आ रहा था और आवाज लगाते हुए बोला, रोमा मेरा नाश्ता, मैं लेट हो रहा हूँ। रोमा कांची की बड़ी भाभी। वो जल्दी से चाय लाते हुए बोली, जी ला रहे हैं, आपकी ट्रेन छूटी जाती है। रोमा, हम सच कह रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। आज तुमने भी नहीं जगाया। हम सुबह 5 बजे से आपको उठा रहे हैं पर आप ही नहीं उठे। अच्छा छोड़ो, जल्दी से नाश्ता लाओ। जी चलिए बैठिए, हम लगाते हैं नाश्ता। कांची के घर पर खाने का टेबल नहीं था। सब किचन के बाहर नीचे ही बैठकर खाते थे। धवल नाश्ता कर वहां से चला गया। घर का उसूल था, सब मर्दों के खाने के बाद ही घर की महिलाएं खाती थीं। कांची के पापा, बड़े पापा और चाचा आए। उनके पीछे कमल भी था। घर में सभी बड़ों का कमरा नीचे था और बच्चों का कमरा ऊपर था। रोमा और सोनी, कमल की पत्नी सोनी। रोमा और सोनी ने सबको नाश्ता करने बैठे। कांची के बड़े पापा बोले, सारे बच्चे कहाँ है? कांची की बड़ी माँ बोली, कांची हनुमान मंदिर गई है और वो दोनों कॉलेज गए हैं। तभी किसी लड़की की आवाज आई, माँ हम आ गए। ये आवाज कांची की थी। कांची नल पर हाथ पैर धोकर अंदर आई। वो किचन और जाकर अपने दादा दादी के पैर छूकर बोली, ये लीजिए प्रसाद। चलो कांची के बारे में जाने। बड़ी काली आँखें, बहुत गौरी नहीं पर चेहरे के नैने नक्श काफी अच्छे हैं। बेदाग चेहरा, 5.4 हाइट, माथे पर छोटी सी बिंदी, नीला अनारकली सिंपल सा ड्रेस। कांची के बड़े पापा बोले, बेटा रोज सुबह आप मंदिर जाती है, इतना क्या मांगती हैं? तभी कांची की दादी बोली, इस उम्र माँ एक लड़की का मांगेगी, तुम भी ना बिठवा। हम तो कह रहे हैं, लड़का जब तक हमका हमार बिरदार का नहीं होए तब तक की मन्नत मांगने का कोनो फायदा नहीं है। कांची अपनी दादी की बात सुनकर बोली, ता दादी हम तो तुम्हारे लिए मन्नत मांगने गए थे, तू का है ना ताकि तुम कुछ साल और हमको परेशान करो। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तनिक चुप रहा करो, नहीं तो बोलत बोलत खींच आ जाएगा। देखो देखो नंदलाल कैसी तुम्हारी सपूत हमरे आगे जुबान चलाती हैं। देखना अगर ये सी ही रही तो ससुराल में गुजारा ना होने वाला सास लात मारकर निकाल देगी। एका दादी ने कांची के पापा से कहा। सबको पता था कांची सिर्फ दादी को चिढ़ाने के लिए बोलती है। सब हंस रहे थे। सबको हंसता देख दादी दंत पिसते हुए बोली, हंसो सब हंसो, एक दिन तुम सबका पता चलेगा कि हम कभो झूठ नहीं बोलते। दादाजी बोले, अरे भाग्यवान, तुम काहे अपना गला दुखती हो? वो बच्ची है, बस मजाक कर रही है तुमसे। इका तुमको मजाक लग रहा है? अच्छा गुस्सा थूको, चलो खाना खाओ। सारे लोगों ने खाना खाया। सारे मर्दों के जाने के बाद सभी औरत ने खाना खाया। प्रयागराज के एक होटल में आदित्य बैठा था। वो सोफे पर बैठा चाय की चुस्की के साथ फाइल पढ़ रहा था।
तभी आदित्य का सेक्रेटरी आया और बोला सर ऑफिस जाने का समय हो गया है। आदित्य खड़ा हुआ और होटल से ऑफिस की ओर चला गया। दूसरी ओर जहां इंडिया में सुबह थी तो वहीं अमेरिका में रात था। सिद्ध पार्टी के लिए तैयार था। उसने टी शर्ट के ऊपर लेदर की जैकेट पहनी थी। वो हॉल में खड़ा काया का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में काया आई। काया ने एक ब्लैक रंग की वन पीस पहना था जिसमें उसकी टांगें दिख रही थीं। काया ने सिंपल से अपने बालों को खुला छोड़ा था। काया एक फैशन की दुनिया से थी, इसलिए वो हमेशा डिसेंट तरीके से तैयार होती ताकि दूसरों की नज़रों में वो कॉमन दिखे। उसे गॉसिप बनना पसंद नहीं था। सिद्ध ने ऊपर से नीचे तक काया को देखा और दोनों क्लब की ओर निकल गए। कुछ देर में दोनों क्लब पहुंचे। वहां सिद्ध के फ्रेंड पहले ही मौजूद थे। जब उन सब की नज़र सिद्ध पर से उसके बाजू में चल रही काया पर गई, उन्हें लगा कि काया सिद्ध की गर्लफ्रेंड है। जॉन सिद्ध का फ्रेंड बोला है। सीड कम सिद्ध उस ओर देखा और काया के साथ वहां गया। उनमें से एक लड़का सिद्ध का दोस्त लिब्ड था। वो बोला ब्रो तूने गर्लफ्रेंड बना ली। सिद्ध लिब्रद को समझाते हुए बोला ये मेरी मैनेजर है। सभी सिद्ध से गले मिले। सब बात कर रहे थे। काया को काफी बोरिंग लग रहा था। वो जाकर एक टेबल पर बैठ गई और वही सिद्ध को देखने लगी। उसकी नज़र सिद्ध पर थी। जब एक वेटर वहां ड्रिंक लेकर आया, काया ने बिना देखे ही ड्रिंक उठा ली और उसे पी गई। पीने के बाद वो बोली सब के सब गद्दे है। जूस इतना कड़वा कौन बनाता है, पर मुझे एक पीने का मन कर रहा है। उसने एक और ड्रिंक उठा ली और उसे खत्म कर दिया। तभी सिद्ध के दो दोस्त काया के पास आए। उनकी नज़र पहले से ही काया के ऊपर थी और मौका देख वो चौका मारने की सोची। उन्होंने लड़कियों को सिद्ध के पास रहने को कहा था ताकि वो काया के पास न आए। उनमें से एक ने काया का हाथ पकड़ा और बोला कॉमन लेट्स डांस बेब। तभी दूसरे ने काया का बाल पीछे करते हुए बोला कम ना बेब, हमारे साथ एंजॉय करो। काया को चढ़ रही थी। उसने अपना हाथ देख और नशे में मुस्कुरा कर बोली लिव माय हैंड, पर उस लड़के ने काया का हाथ नहीं छोड़ा। अब तक सिद्ध ने भी काया के ऊपर नज़र डाली। उसे अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा आया। वो काया की ओर आता उससे पहले उसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। सबकी नज़र उधर गई। काया ने बोतल लेकर उस लड़के के ऊपर फोड़ दी। टूटा हुआ बोतल अभी भी उसके हाथ में था। वो लड़का अपना सिर पकड़कर नीचे गिर गया। काया ने दूसरे लड़के की कॉलर पकड़कर अपने पास खींचा और बोतल उसके गले के पास लाकर हिंदी में बोली बोला था ना दूर रहे मुझे से एक बार में समझ नहीं आता। देख अब तक जिस लड़के ने मेरी मर्जी के बिना छुआ है ना, उन सबको पीट चुकी हूँ। तू तो फिर भी फिरंगी है। वो उसे और पास लाते हुए बोली देख बे, मैं तुम में से नहीं हूँ जो फ्रेंडशिप के नाम पर चुम्मा चाटी करे। मेरे लिए दोस्त बस दोस्त होते हैं और डरती तो मैं मेरे बाप से भी नहीं है। फिर तू क्या चीज़ है? वो लड़का डरा हुआ था। काया ने एक झटके से उस लड़के को धक्का दिया और वो लड़का गिर गया। वहाँ क्लब में जितने भी इंडियन थे सब काया के लिए ताली बजा रहे थे क्योंकि वो सभी काया की बातें सुन रहे थे। काया वहाँ से बाहर निकल गई। सिद्ध वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे काया का ये अंदाज पसंद आया था, पर जैसे ही उसे होश आया कि काया वहाँ से निकल गई, वो जल्दी से बाहर गया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।